हेलो स्टूडेंट्स, फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो मैं डिस्कस करूंगा वेव्स एंड ऑसिलेशन में फर्स्ट यूनिट, दैट मींस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस। ठीक है। इन लास्ट 4 वीडियोस आई एम डिस्कस क्वेश्चन टिल 31. नाउ दिस इज द लास्ट वीडियो regarding on simple harmonic oscillation, and this is also in form of Maha Marathon. In this video I am discussing question approx 20 question based on previous year examinations of various examination, that means JEE Mains, LT, lecturer and other competitive examination. So these questions are most important for upcoming examination. Okay, so this is a live section. This is a live section, so you could also answer with me in comment box. Okay, मेरे साथ भी आप आंसर बॉक्स को कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 32 को लेते हैं, which was asked in JEE Mains अप्रैल सेशन 2023 में पूछा गया है और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आप भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। क्लियर? टू वे कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी टीचिंग स्किल्स। ओके, नाउ क्वेश्चन इज दैट इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन मींस जहां क्या होता है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के, या एफ इक्वल टू होता है माइनस के एक्स। इसको हम बोलते हैं लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। लीनियर मतलब 1D की बात हो रही है, एंगुलर होगा तो थीटा आ जाएगा वहां। ठीक है, वहां क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे लीनियर एसएच। लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए बोल रहा है कि इसमें से कौन से सेंटेंसेस क्या है ट्रू है, उसको हमने क्या करना है, सिलेक्ट करना है। क्लियर? तो वन बाय वन पढ़ते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस इज दैट रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये है, देखो सिंपल हार्मोनिक के लिए क्या होना चाहिए, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, इसका मीन्स जो रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। क्या सेंटेंस सही है? क्या ये सेंटेंस सही है? बिल्कुल सही है। फर्स्ट ए इज द करेक्ट। ए क्या है, करेक्ट है। ओके, नाउ सेकंड ऑप्शन को चेक करते हैं। द एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, द एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, जो हमारे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट भी एफ इक्वल टू माइनस के एक्स है। इसका मतलब यही पता चल रहा है कि माइनस यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? अब एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होता है तो उसका एक्सेलरेशन कितना आता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर कितना आता है, एक्स आता है। कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होता है तो जो उसका एक्सेलरेशन आता है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आता है। ये माइनस यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक्सेलरेशन जो होगा वो कहाँ की ओर होगा, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, दैट मींस टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगा। ठीक है, क्या सेकंड भी सही है? हाँ, तो सेकंड भी ऑप्शन क्या है इसका, सही है। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं। द वेलोसिटी इज मैक्सिमम, द वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। ठीक है, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो वेलोसिटी होती है, अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होता है तो जो उसकी वेलोसिटी होती है v इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, अब मीन पोजीशन की बात हो रही है। एट अ मीन पोजीशन, मीन पोजीशन में हमारे पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो एक्स जीरो हो जाएगा। तो एक्स जीरो होगा तो एट दैट टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा, वी कितना आएगा, वी मैक्सिमम आ जाएगा, वी मैक्सिमम आ जाएगा ओमेगा ए। कितना आ जाएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आ जाएगी हमारे पास, वी मैक्स आ जाएगा हमारे पास, वी मैक्स आ जाएगा ओमेगा ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। क्या कि जो वेलोसिटी होती है वो मीन पोजीशन में क्या होती है, सही होती है। तो ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूविंग ऑन, ऑप्शन नंबर डी को भी सिलेक्ट करते हैं।
तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज दैट द एक्सेलरेशन इज मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो हमको एक्सेलरेशन पता होना चाहिए क्या होता है कि अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन में, एक्सट्रीम पोजीशन के लिए x इक्वल टू या तो प्लस ए होगा या तो माइनस ए होगा। ठीक है, तो एक्सट्रीम पोजीशन में जो हमारे पास एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए होगा, दैट इज मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर मिनिमम लिखा हुआ है, यहाँ पर मिनिमम लिखा हुआ है। तो एट एक्सट्रीम पोजीशन एक्सेलरेशन इज आल्सो मैक्सिमम नॉट मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि ए बी सी आर करेक्ट, ओनली ए बी सी आर करेक्ट। ठीक है, डी फॉल्स है, डी क्या है? फॉल्स है। तो ओनली ए बी सी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? राइट योर आंसर ऑन कमेंट बॉक्स। ओके, तो ए बी सी आर, A, B and C which was present in option A. So the correct answer of this question is A. This is the most important and expected question for the upcoming examination. Okay, क्लियर है? अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में क्लियर का C टाइप करो। ठीक है, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 32. 32 is also most important question for the अपकमिंग एग्जामिनेशन। ग्राफिकल क्वेश्चन जितने भी होते हैं सब इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो आप भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, आप भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ग्राफ रिप्रेजेंट द डिफरेंस, डिफरेंस की बात कर रहा है, डिफरेंस बिटवीन टोटल एनर्जी and potential energy of a particle executing simple harmonic motion versus distance from its mean position. ठीक है, तो कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंस ऑफ टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का कौन सा है ग्राफ? ठीक है, तो हम ये जानते हैं। ठीक है, हम क्या जानते हैं? वी नो दैट अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होता है तो वी नो दैट जो द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बट हमको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, इसका डिफरेंस, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हमको क्या देता है? काइनेटिक एनर्जी देता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? मुझे ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, मुझे काइनेटिक एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्लियर है ना? तो यहां से पर क्या पता चलता है? देखो, काइनेटिक एनर्जी हम बहुत अच्छे से जानते हैं। जो काइनेटिक एनर्जी होती है कितनी होती है? हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मुझे ये ग्राफ, पहली बात तो मुझे ये पता होना चाहिए कि जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस है टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, इसका जो आंसर होगा काइनेटिक एनर्जी। तो मुझे ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन के बीच का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। और यहाँ बहुत ध्यान से देखो, इसकी पावर है 1 और इसकी पावर है 2। ठीक है, तो पावर 1 हमेशा ग्राफ वहां की ओर बनता है पैराबोला, और ये 1 और 2 है तो डेफिनेटली पैराबोला बनेगा। अब पैराबोला कौन सी एक्सिस में बनेगा? जिसकी पावर छोटी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी की पावर 1 है, तो इसका मतलब वाई एक्सिस की ओर क्या बनेगा? पैराबोला बनेगा। पर अब पैराबोला में भी दो ऑप्शन है, या अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है? माइनस लगा है। तो माइनस लगा है तो यहाँ क्या बनेगा हमारे पास? कैसा पैराबोला बनेगा? डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, कौन सा पैराबोला बनेगा? डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा हमारे पास। क्लियर? तो डाउनवर्ड पैराबोला हमारे पास क्या होगा? इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि पैराबोला उस एक्सिस में बनता है जिसकी पावर हमेशा छोटी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी की पावर 1 है, तो दैट मीन्स एनर्जी एक्सिस वाई एक्सिस में क्या बनेगा? ग्राफ होगा। पर अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा? बोथ आर प्रेजेंट ऑन ऑप्शन। सो हेयर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पर? डाउनवर्ड। क्या बनेगा? डाउनवर्ड पैराबोला। क्या बनेगा? डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, तो अब ऑप्शन मैच करते हैं कि विच ऑप्शन, बोलो कौन सा ऑप्शन सही है, बोलो।
कौन सा ऑप्शन सही है? पुट योर आंसर ऑन कमेंट बॉक्स। विच ऑप्शन इज करेक्ट? देखो फर्स्ट तो हो नहीं सकता है ना, फर्स्ट तो रॉन्ग है। सेकंड, सेकंड भी नहीं हो सकता है क्योंकि अपवर्ड पैराबोला है, माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। थर्ड तो पॉसिबल है नहीं। तो जो सो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डाउनवर्ड पैराबोला। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, सबको क्लियर है? सबको क्लियर? वेरी गुड। नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 was asked in JEE Mains अप्रैल सेशन 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, सो क्वेश्चन रीड करते हैं। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड ए। कोई पार्टिकल है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, एम्पलीट्यूड ए है। द डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन, मतलब एक्स से निकालना है। व्हेन इट्स काइंड, ये क्वेश्चन में मेन इंपोर्टेंट दिया है, व्हेन इट्स काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करो, कितना आ रहा है इसका आंसर। गिव योर आंसर ऑन कमेंट बॉक्स। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में भी सॉल्व कराया है। जल्दी से बताओ कि कौन सा आंसर इसका सही है। क्विक, गिव योर रिस्पॉन्स क्विक। ओके, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि हमें एक्स फाइंड आउट करना है। एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। कब फाइंड आउट करना है? जब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी एग्जीक्यूटिंग अ पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के से हाफ के कैंसिल हो गया। ठीक है, हाफ के से हाफ के कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसको उधर ले जाओ। ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस, आप लोगों के भी आंसर आने लग गए हैं, वेरी गुड। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बाई 2। और मुझे एक्स फाइंड करना है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? ए स्क्वायर बाई 2 का अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू यहाँ से कितना आएगा? ए अपॉन रूट 2। ए अपॉन रूट 2 प्लस माइनस भी आ सकता है ऑप्शन में। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? कितने लोगों का सही आंसर आ रहा है? 1 बाई रूट 2 ऑफ ए। 1 बाई रूट 2 ऑफ ए। 1 बाई रूट 2 ऑफ ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? विच इज प्रेजेंट ऑन, ठीक है, ऑप्शन टाइप। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए इज नॉट करेक्ट, बी इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। 1/√2, 1/√2 टाइम्स ऑफ ए, सी। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन सी। क्लियर? दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड इफेक्टिव क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। दिस क्वेश्चन आर आस्क्ड इन वेरियस एग्जामिनेशन। ओके, अगर आप इतने क्वेश्चन कर लेते हो तो डेफिनेटली आप 1 मार्क्स 2 मार्क्स से लेके आ ही जाओगे। अब देखो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कटिंग प्रॉब्लम है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? कटिंग प्रॉब्लम। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो पहले, कटिंग प्रॉब्लम। और ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या है? मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट k। कोई मास है, वो सस्पेंडेड है स्प्रिंग से जिसका फोर्स कांस्टेंट k है। द स्प्रिंग इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट, टू इक्वल, ठीक है, टू इक्वल पार्ट्स एंड सेम मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट। ठीक है, देन न्यू फ्रीक्वेंसी विल बी। तो सबसे पहली बात तो हम क्या जानते हैं हमारे पास
जो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, लेंथ या एक्स भी बोल सकते हो, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास के एल। तो यहाँ से हम के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। के इक्वल टू क्या होता है, एफ बाई एल। ठीक है, सेम एफ तो क्या हो जाएगा, तो एफ तो सेम है, ठीक है, सेम फोर्स कांस्टेंट। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है मुझे कि जो के है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एल के इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एल कम होगा, अगर एल कम होगा तो के क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, क्लियर। और के इंटू एल का जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इससे भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं एग्जाम में। क्लियर, अगर एल एल कम होगा तो के क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे इसमें। तो इसका इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर मेरे पास, इसका मीनिंग क्या है, देखो इसको ध्यान से समझो। अगर मेरे पास क्या है, ये मेरे पास कोई क्या है, स्प्रिंग है, इसकी लेंथ एल था और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के था। इसको मैंने टू इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो इसकी लेंथ एल बाई टू, इसकी लेंथ एल बाई टू। क्या आप इसका के बता सकते हो, व्हाट आर द चेंजेस ऑन के कितना हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में बताओ। लेंथ बराबर भागों में बांटा है, क्या बराबर भागों में, हमेशा याद रखना इक्वल पार्ट्स में मैंने इसको ब्रेक किया है। तो एल बाई टू और एल बाई टू। तो जैसे एल, अगर एल आधा हो रहा है तो के दुगना हो जाएगा, तो के क्या हो जाएगा, टू के, और के क्या हो जाएगा, टू के। यही सीखना था बस। अगर एल आधा हो रहा है तो के दुगना हो जाएगा, एल आधा हो रहा है तो के टू टाइम्स हो जाएगा, एल आधा हो रहा होगा तो क्या हो जाएगा, के टू टाइम्स हो जाएगा। यही यही कॉन्सेप्ट सीखना था कि अगर एल आधा होगा तो के टू टाइम्स हो जाएगा। तो अब हमारे पास देखो प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास ये था एक मास यहाँ पर सस्पेंडेड है और इसका के इसका क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, इसमें द फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, स्प्रिंग पेंडुलम होता है। स्प्रिंग पेंडुलम में जो हमारे पास जो टाइम पीरियड होता है, जो टाइम पीरियड होता है टी इक्वल टू टू बाई एम बाई के होता है। ठीक है, दीज आर द टाइम पीरियड ऑफ अ स्प्रिंग एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमको फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी इज वन अपॉन टाइम पीरियड, दैट मीन्स वन अपॉन टू पाई के बाई एम, के बाई एम। ये कब की कहानी है, ये पहले की कहानी है। क्या है, ये पहले इनिशियल कंडीशन है कि जब स्प्रिंग कांस्टेंट क्या था, के था, मास एम था, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वन वन अपॉन टू पाई के बाई एम होगा। अब इसके बाद क्या करना है, देखो इसके बाद क्वेश्चन में मेंशन है स्प्रिंग इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। स्प्रिंग को दो इक्वल पार्ट्स में हमने ब्रेक कर दिया एंड सेम मास इज सस्पेंडेड। ठीक है, स्प्रिंग को टू पार्ट्स में हमने इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, और सेम मास हमने क्या किया इसमें, हैंग किया। तो अब देखो होगा क्या, जब हमने स्प्रिंग को सेम पार्ट में हमने टू पार्ट इक्वल पार्ट में इसको हम हैंग किया, तो मास में तो कोई चेंज नहीं आएगा और लेंथ तो आधा हो जाएगा, पर लेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है। तो के अगर टू इक्वल पार्ट्स में ब्रेक किया तो के में क्या चेंज आ जाएगा, के टू के हो जाएगा। के कितना हो जाएगा, टू के हो जाएगा। के कितना हो जाएगा, के टू के हो जाएगा। ये कौन सी है, बाद में, ये बाद की बात है। तो यहाँ पर जो न्यू फ्रीक्वेंसी होगी यहाँ पर वो कितनी होगी, वन अपॉन टू पाई, इन द प्लेस ऑफ के पुट टू के बाई मास में कोई चेंज नहीं किया है एम। क्लियर। तो यही समझना था हमारे पास इसमें, यही क्या है इस क्वेश्चन में, यही समझना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, न्यू डैश इक्वल टू रूट टू को बाहर ले लेते हैं, वन अपॉन टू पाई अंडर रूट के बाई एम। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट क्वांटिटी ये हो जाएगी। तो यहाँ से न्यू डैश इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास रूट टू टाइम्स ऑफ न्यू, रूट टू टाइम्स ऑफ न्यू, रूट टू टाइम्स ऑफ न्यू, रूट टू टाइम्स ऑफ न्यू। ठीक है, रूट टू टाइम्स ऑफ न्यू। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, दिस इज द पॉपुलर क्वेश्चन। ठीक है, पॉपुलर क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में देखने को बन सकता है। तो टू म्यू नहीं होगा, रूट टू टाइम्स ऑफ म्यू, रूट टू टाइम्स ऑफ म्यू। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्लियर।
तो क्या क्या मीनिंग है इसका? अगर ये एक बार और कॉन्सेप्ट को एक और बार देखो, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है हमारे पास एक स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, लेंथ एल है। अगर मैंने इसको एन बराबर भागों में बांटा, एन बराबर भागों में मैंने इसको बांटा, इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल नहीं होगा तो फिर रेशियो लेंगे, ये ठीक है, इस तरीके से। तो इसका के क्या होगा? कितने भागों में बांटा तो के एन के, इसका भी क्या होगा? एन के। जितने भागों में बांटोगे के उतना टाइम से हो जाएगा। और लेंथ क्या हो जाएगी? एल वाई एन। लेंथ क्या हो जाएगी? एल वाई एन, एल वाई एन और एल वाई एन। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द कटिंग प्रॉब्लम। अगर स्प्रिंग को हम अगर कट करते हैं, ठीक है, तो स्प्रिंग से डर लगता है अगर स्प्रिंग आ जाती है तो, अब से स्प्रिंग से डरने की कोई बात नहीं है। क्लियर? जितने इक्वल पार्ट, मतलब जैसे अगर एल बढ़ेगा तो के घटेगा, और एल कम होगा तो के बढ़ेगा, सेम मैनर में होगा। अगर टू इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड किया है तो लेंथ आधी होगी, अगर लेंथ आधी होगी तो के को क्या होना पड़ेगा? 2 टाइम्स से होना पड़ेगा, तभी क्या रहेगा? के इंटू एल कॉन्स्टेंट रहेगा। गेटिंग? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। ओके, कैन यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कॉन्सेप्ट का सी टाइप करेंगे कमेंट बॉक्स में, कॉन्सेप्ट का सी टाइप करो कमेंट बॉक्स में। ओके, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द questions related to the simple pendulum. Question is that the mass of a bob suspended in a simple pendulum is half from the initial mass. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी ये एलटी में, एलटी वन लाइनर क्वेश्चन, एलटी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो हमको पता है कि जो टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ठीक है, यही क्वेश्चन है, ये यही फॉर्मूला आया था लैब असिस्टेंट में 2024। यही क्वेश्चन आया था कि द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, उसने कभी जी को ऊपर दिया था, ये इस तरीके से चेंज। तो हमको टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम भी पता होना चाहिए, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो हमसे क्या बोल रहा है कि जो टाइम पीरियड होता है इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है, ये मास पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो मास को तुम आधा करो, दुगना करो, 4 गुना करो, टाइम पीरियड पर कोई चेंज पड़ेगा? बोलो, कमेंट बॉक्स में आंसर करो। कोई चेंज नहीं आएगा टाइम पीरियड में, क्या आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा। तो बी लेस नहीं होगा, बी मोर नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर इज दैट रिमेन्स अनचेंज, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिकॉज टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट of the mass, it depends on length and acceleration due to gravity, ठीक है, इन दो फैक्टर में डिपेंड कर देगा। टाइम पीरियड जो होता है मास पे डिपेंड नहीं करता है। नाउ मूविंग क्वेश्चन नंबर 36। 36 क्वेश्चंस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सिंपल पेंडुलम। एक क्वेश्चन तो सिंपल पेंडुलम से हर बार आता है, ठीक है। द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स, ठीक है, ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। जो लेंथ है हमने उसको 4 टाइम्स, इसका मतलब अगर इनिशियल एल है तो एल फाइनल क्या हो गया? 4L हो जाएगा हमारे पास। इट्स टाइम पीरियड विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस वैल्यू। तो इस केस में क्या होगा? फर्स्ट केस में जो टाइम पीरियड होगा टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होगा या नहीं होगा? पहले, ये है पहले। और बाद में क्या होगा? ये टी इनिशियल है, और ये टी फाइनल क्या हो जाएगा? टी इक्वल टू 2 पाई, एल की जगह क्या लिखेंगे? 4L अपॉन जी। जी में कोई चेंज नहीं किया है, नो चेंज इन जी, ग्रेविटी में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होगा? टी एफ टाइम पीरियड, फाइनल टाइम पीरियड क्या आ जाएगा? और यहाँ से 4 को 2 बाहर ले लो, ये 2 बाहर ले लेते हैं, और 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी को एक साथ लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या होगा? ये जो ब्रैकेट क्वांटिटी दिख रही है आपको टी इक्वल टू 2 पाई L अपॉन जी, ये क्या आ जाएगा? जो टी फाइनल टाइम पीरियड होगा वो टी टी टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल टाइम पीरियड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। लेंथ बढ़ाओगे तो टाइम पीरियड भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। लेंथ इंक्रीज करोगे तो डेफिनेटली टाइम पीरियड भी ऑल्सो इंक्रीज होगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज टाइम पीरियड गेट 2 टाइम्स,
टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स से इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ये बेसिक क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो बिकम्स ट्वाइस, ठीक है ना? तो बिकम्स ट्वाइस, तो 2 टाइम्स ऑफ, यस 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल, तो becomes 2 times, so the correct answer is present on option A, ऑप्शन ए। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कहेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये भी सीखना है। ओके, नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 37, दिस इज द महामैराथन। ठीक है, सारे ऑल पॉसिबल क्वेश्चन विच वाज इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जाम सबको मेंशन कर रखा है मैंने इस मैराथन में। क्वेश्चन नंबर 37 is that in a simple pendulum oscillate in a simple oscillating pendulum the work done by the string in one oscillation। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करो। बोल रहा है कि कोई सिंपल पेंडुलम है, एक ऑसिलेशन में कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज सिंपल पेंडुलम। यस, आंसर आंसर करो, दिस इज सिंपल पेंडुलम। ये इसकी क्या है, मीन पोजीशन। ये ओ, इसको मैंने यहाँ से यहाँ ले गया, ओ से ए, और फिर इस तरीके से। एक ऑसिलेशन कब होगा, सबसे पहले ओ से ए जाएगा, फिर ए से ओ आएगा, फिर ओ से बी जाएगा, और फिर बी से ओ आएगा। ये क्या बन जाएगा, वन ऑसिलेशन हो जाएगा। इसका मतलब वन ऑसिलेशन क्या हुआ, और हमको क्या फाइंड आउट करना है, वर्क निकालना है। और वर्क होता क्या है, वर्क क्या होता है, फोर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और जब देखो एक ऑसिलेशन के बाद यही इसकी इनिशियल पोजीशन है और यही इसकी क्या है, फाइनल पोजीशन है। तो एक ऑसिलेशन के बाद जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा कि नहीं होगा, होगा। यस टाइप करो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, तो यस टाइप करो, ये समझ में आया। तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, वर्क डन भी जीरो हो जाएगा, वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एक कंप्लीट साइकिल की बात करेगा, एक ऑसिलेशन की बात करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। और डिस्प्लेसमेंट के जीरो होने से वर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बिकॉज वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से लॉजिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्लियर? तो इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ पेंडुलम, ये गलत। इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ पेंडुलम, इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, दीज ऑल आर इनकरेक्ट। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन डी, दैट इज जीरो, that is 0. Okay, can you understand these questions? Okay, very good. Now these are most important questions, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। इफ द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज्ड बाय 4%, देन द परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन 100% लेक्चरर में भी आया था, एलटी में भी आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। और ये 4% है। अगर इफ हमारे पास क्या होता है, जो परसेंटेज चेंज होता है, इफ परसेंटेज चेंज इन इज लेस देन 5 होता है, लेस देन 5%। ठीक है, तो तब हम टाइम पीरियड में कैसे परसेंटेज निकालते हैं, वो इस तरीके से होगा जैसे मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, वी नो वेरी वेल द टाइम पे, सबसे पहले टाइम पीरियड आना चाहिए। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम टी इक्वल टू 2π/L/G। ठीक है, तो यहाँ जी के बारे में कुछ बात हो नहीं रहा, ये सेम रहेगा, और 2π भी कांस्टेंट आ गया। इसका मतलब जो टाइम पीरियड होगा वो किसके साथ, एल के साथ डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, टी प्रोपोर्शनल टू एल की पावर हाफ। अब इसमें हमको परसेंटेज चेंज लिखना आना चाहिए। परसेंटेज कैसे चेंज लिखेंगे, डेल्टा टी अपॉन टी, ये फ्रैक्शनल चेंज होगा, इसको कर दो 100 से मल्टीप्लाई और इसका साइन लगा दो, इक्वल टू, अगर लेस देन 5 है तो ये टू हाफ आगे आ जाएगा, और डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, और ये परसेंट आ जाएगा। क्लियर? हाफ हमेशा आगे आ जाएगा अगर ये क्या है, लेस देन 5 है। क्लियर? तो ये वाला जो टर्म आपको दिख रहा है,
ये टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है बोलो, परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड। और जो डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100% है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, परसेंटेज चेंज इन लेंथ। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, परसेंटेज चेंज इन लेंथ। और इट विल ऑल्सो पुट विथ साइन, इसको हमेशा साइन के साथ, बढ़ रहा होगा तो प्लस और डिक्रीज हो रहा होगा तो माइनस। तो हमको ये लेफ्ट वाला टर्म फाइंड आउट करना है, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100%, ये हमको फाइंड आउट करना है हाफ। और कितना परसेंट इंक्रीज हो गया है, डेल्टा एल अपॉन एल हमको पूरा दे रखा है, ये 4% हमको गिवन दे रखा है। तो ये कितना आ जाएगा, इक्वल टू 2% आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि जो टाइम पीरियड है, अगर लेंथ को 4 गुना, अगर इफ यू इंक्रीज लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम 4%, देन इट टाइम पीरियड इंक्रीज्ड बाय, इसके ऑप्शन हो सकते हैं 1%, 2%, 4% और 8%। ठीक है। तो जो 2% इंक्रीज्ड बाय 2%, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज इस तरीके से हो सकता है, इंक्रीज बाय 1%, इंक्रीज बाय 2%, डिक्रीज बाय 4%, डिक्रीज बाय 8%। ठीक है। तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, तो डिक्रीज वाला तो कोई भी पॉसिबल नहीं होगा, तो इंक्रीज बाय 2%। ठीक है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज increased by 2%, which is present on B option, 2% increased by 2%। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना और इस तरीके से ये लिखना आना चाहिए, परसेंटेज चेंज लिखना आना चाहिए, ये लिखना आना चाहिए आपको। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन इज आस्क्ड इन यूकेपीएससी लेक्चरर। ठीक है, लेक्चरर में पूछा गया क्वेश्चन है, यूकेपीएससी लेक्चरर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, या तो लेस देन 5 आता है और ये ग्रेटर देन 5 आता है। क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। इफ द लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज्ड बाय 21%। ठीक है, तो ये क्या है, ग्रेटर देन 5%। ग्रेटर देन 5% में दूसरा मेथड होता है, पावर आगे नहीं आएगी एज इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ठीक, बोल रहा है कि सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है वो 21% इंक्रीज हो गई ओरिजिनल वैल्यू की, देन द परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। क्लियर। तो सबसे पहले तो बात, इसको फर्स्ट मेथड की तरह नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5 में हम स्टेप नंबर फर्स्ट करेंगे। हम हमेशा क्या करते हैं, जो इनिशियल लेंथ है उसको 100 ले लेते हैं, तो फाइनल लेंथ क्या होगी 100 प्लस 21। ठीक है, तो जो फाइनल लेंथ हो जाएगी हमारे पास 121 हो जाएगी। इनिशियल लेंथ कितनी हो जाएगी 100 और फाइनल लेंथ कितनी हो जाएगी। ठीक, इसके बाद हम स्टेप 2 में आते हैं। हम जानते हैं कि जो टाइम पीरियड होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल, क्योंकि टी इक्वल टू क्या होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी होता है, ये और ये कांस्टेंट है, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल आ गया। क्लियर। यहाँ से हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें टाइम पीरियड में परसेंटेज चेंज निकालना है। तो इसके बाद हमेशा क्या करेंगे हम, टी टू अपॉन, हमेशा टी टू अपॉन टी वन करेंगे, टी टू अपॉन टी वन करेंगे हमेशा, टी टू को ऊपर रखेंगे, वन को नीचे रखेंगे हमेशा। ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा अंडर रूट एल टू अपॉन अंडर रूट एल वन, हमेशा याद रखेंगे, यहाँ 2 होगा तो यहाँ भी 2, यहाँ 1 होगा तो यहाँ भी 1। और अब वैल्यू रखना शुरू करो, टी टू बाई टी वन प्रोपोर्शनल एल टू कितना आ जाएगा 1:1, और एल वन आ जाएगा हमारे पास 100 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, T1 T2 बाई T1, T2 बाई T1, ये प्रोपोर्शनल, ये आ जाएगा 11 और ये आ जाएगा 10। ये आ गया हमारे पास स्टेप नंबर सेकंड की कहानी है। क्लियर। अब स्टेप नंबर थर्ड क्या करते हैं, इसके बाद स्टेप नंबर थर्ड में हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर थर्ड में हम करते क्या है कि T2 माइनस T2 अपॉन टी, दोनों ओर 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों ओर 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 11/10 माइनस 1। इसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंट का साइन लगाते हैं, 100 का साइन मल्टीप्लाई। ठीक है, स्टेप थर्ड क्या है कि दोनों ओर 1 सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, यहाँ भी और 100 से मल्टीप्लाई करो और परसेंट का साइन लगाओ।
क्लियर। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास T2/T1 माइनस 1 इंटू 100 और ये परसेंट, ये आ जाएगा हमारे पास 11 माइनस 10 1 1/10 1/10 इंटू 100 और ये परसेंट, एक जीरो से जीरो कट गया। तो यहाँ से हमारे पास T2/T1 माइनस 1 इंटू 100% इक्वल टू क्या आ जाएगा 10% आ जाएगा। क्या आ जाएगा 10% आ जाएगा। ठीक है। और जो लेफ्ट वाला टर्म आपको ऑब्जर्व हो रहा है, ये जो लेफ्ट वाला टर्म है, अगर तुम इस तरीके से सॉल्व करते चले जाओगे तो जो लेफ्ट वाला टर्म है ये ऑटोमेटिकली वही बन जाएगा क्या T2 माइनस T1/T1 इंटू 100 और परसेंट इक्वल टू 10%। ठीक है। तो ये जो लेफ्ट वाला टर्म है ये क्या बन गया, ये क्या बन गया परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड। ठीक है ना। तो 3 स्टेप में आंसर निकालना सीखें, 3 स्टेप में आंसर निकालना सीखें। तो जो लेंथ है t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l, तो टाइम l बढ़ेगा तो t बढ़ेगा। ठीक है। तो इंक्रीज्ड बाय 10%। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इंक्रीज्ड बाय 10%। ठीक है, इंक्रीज्ड बाय 10%। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड इफेक्टिव क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। और ओनली 3 स्टेप्स में अगर आंसर सीखो, आंसर दो, ओनली 3 स्टेप्स में कैसे आंसर देते हैं। ठीक है, 3 स्टेप्स में कैसे आंसर देते हैं। और हमेशा याद रखेंगे T2/T1 करेंगे। अगर T2/T1 करोगे तो ये वही बन जाएगा जो हमको चाहिए होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। getting, so this is the most important question for the upcoming examination. Okay, now moving on, question number 40. 40 is most important question, most very most important question for the upcoming examination. ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, LT एंड लेक्चरर और ऑल्सो KVS के भी फॉर्म आने वाले हैं, NVS का भी आने वाला है। तो उसके लिए सबके लिए इस तरीके के क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है AI-EEE, अब जिसे जेई कहते हैं, 2004 में पूछा गया है, तो इसलिए भी ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल एट द एंड ऑफ अ स्प्रिंग। ठीक है, कोई पार्टिकल है, वो किसी स्प्रिंग के एंड में है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा है विथ अ पीरियड, मतलब उसका टाइम पीरियड दिया है T1, वाइल्ड द करस्पॉन्डिंग पीरियड फॉर अनदर स्प्रिंग, जो दूसरी स्प्रिंग है उसका टाइम पीरियड T2 है। ठीक है ना। इफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विद द टू स्प्रिंग इन सीरीज इज T, देन कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। क्या आप क्वेश्चन समझ में आए? आपको क्वेश्चन समझ में आया तो यस टाइप करो, क्वेश्चन समझ में आया तो यस टाइप करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, देखो हमारे पास ये एक स्प्रिंग है। ठीक है, स्प्रिंग से डर हटाओ, स्प्रिंग देखते ही डर लग जाती है। ठीक है, तो ये है। तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है हमारे पास K1। और इसके बाद एक और स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 हो गया। और इन दोनों को हमने सीरीज में लगा दिया। ठीक है, जब हम इन दोनों को सीरीज में लगाएंगे, सीरीज मतलब एंड टू एंड कनेक्शन, सीरीज मतलब होता है एंड टू एंड कनेक्शन, K1 K2। सीरीज हमेशा पता होना चाहिए कि ये टेंशन है, सीरीज है। सीरीज में क्या रहता है, फोर्स सेम रहता है। सीरीज में क्या रहता है, सीरीज में क्या रहेगा, फोर्स सेम रहेगा। टेंशन ऑन एक स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहता है। तो सीरीज कैसे पहचानोगे, टेंशन सेम रहेगा और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या रहेगा, वो डिफरेंट रहेगा। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, सीरीज अरेंजमेंट बोलते हैं। तो इसका टाइम पीरियड उसने T1 दिया है, इसका T2 दिया है और इसका T दिया है, और इन सबको सीरीज में हमने ऐड कर दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम T1 लिखना जानते हैं। देखो T1 कैसे लिखेंगे, T1 इक्वल टू क्या होगा, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट
टाइम पीरियड की बात कर रहा है तो स्प्रिंग स्प्रिंग पेंडुलम टी इक्वल टू 2 पाई एम बाई के की जगह K1, ये पहले वाले का है, ये किसका है, ये पहले वाले का। इसका टाइम पीरियड लिख के दिखाओ। ये T2 है, T2 का क्या होगा, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूड इसका मास m, के की जगह K2। अब इसका कैसे लिखेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूड एम बाई के इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा हमको, के इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब स्प्रिंग क्या होता है हमारे पास सीरीज में रहता है तो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, हमेशा याद रखो। व्हेन स्प्रिंग जो होता है हमारे पास, व्हेन स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड रहता है तो इनका इक्विवेलेंट कैसे देते हैं, ठीक है ना, 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2, रेजिस्टेंस का उल्टा। रेजिस्टेंस को सीरीज में K1 डायरेक्ट जोड़ते हैं तो, और स्प्रिंग को कैपेसिटर, इट इज इक्विवेलेंट टू कैपेसिटर, कैपेसिटर को भी ऐसी ऐड करते हैं 1/, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, 1/K1 K2 और K को हमारे पास क्या है फाइंड आउट करना है, एम है हमारे पास। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, तो देखो यहां से हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, क्या आ जाएगा, T1 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ओर स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करेंगे तो T1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम बाई K1, तो यहाँ से K1 निकल जाएगा। इसका स्क्वायर करो, T2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम बाई K2, इसका स्क्वायर करो, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम बाई के इक्विवेलेंट। क्लियर, तो यहां से 1/k की वैल्यू निकाल लो, 1/k की वैल्यू यहां से निकालो, 1/k2 की वैल्यू यहां से, और 1/k इक्विवेलेंट की वैल्यू इधर से निकाल लेंगे। गेटिंग, तो देखो इसके बाद क्या करना है, यहां से इस इक्वेशन से 1/k की वैल्यू निकालो, तो 1/k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 पाई 1/k, 1/k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी T1 का स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m प्लस 1/k2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, T2 का स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m, और 1/k इक्विवेलेंट की कितनी आ जाएगी यहां से, टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m, टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m। क्लियर, तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक, फर्दर सॉल्व करने से क्या होगा, देखो एलसीएम लेके ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो फर्दर इसको जब सॉल्व करेंगे तो टी स्क्वायर इक्वल टू T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया, तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर, T1 का स्क्वायर इक्वल टू T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर। क्लियर, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन, तो सो करेक्ट आंसर इज ऑफ दिस क्वेश्चन इज टी स्क्वायर इक्वल टू T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर, which is present on option B, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आता है कि जब हम इस सीरीज को, इस स्प्रिंग को सीरीज की जगह पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, किस में कनेक्ट करते हैं,
पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में जब हम इसको कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और पैरेलल में स्प्रिंग को डायरेक्टली जोड़ते हैं जैसे रेजिस्टेंस है K इक्वल टू K1 प्लस K2, ठीक है। तो दीज आर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। इफ यू हैव फाइंड एनी डाउट on these questions, definitely mention your doubt on comment box, okay, and also give your response how this marathon is useful for your preparation. Okay, thank you.